जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में रे ऑप्टिक्स के बारे में बहुत कुछ स्टडी किए और उसके पश्चात हम लोग लेंस टॉपिक पर विचार कर रहे हैं। लेंस से मैंने बताया कि लेंस दो सरफेस से मिलकर बना होता है। एक सरफेस फर्स्ट सरफेस और दूसरा सरफेस जो होता है वो कॉनकेव कॉन्वेक्स या कॉनकेव कॉनकेव या कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स या प्लेन और कॉन्वेक्स के कॉम्बिनेशन से बन सकता है। आज हमारे क्लास में हम फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात करने वाले हैं कि रिफ्रैक्शन थ्रू जो सरफेस ऑफ लेंस है यानी स्फेरिकल सरफेस की बात करेंगे कि स्फेरिकल सरफेस में हम लोग रिफ्रैक्शन के बारे में बात करेंगे कि लेंस का जो प्रथम सरफेस है फर्स्ट सरफेस है उससे किस प्रकार से रिफ्रैक्शन होता है और उसका क्या फॉर्मूला निकल कर आता है। तो ये जो पहला केस हमारा बनता है वो केस ये बनता है कि हम लोग ऑब्जेक्ट को यदि रखते हैं इफ ऑब्जेक्ट इज केप्ट in a rarer medium and image form real या रियल इमेज फॉर्म हम लोग इससे बात कर रहे हैं थ्रू कॉन्वेक्स सरफेस। चलिए तो इस टॉपिक को हम लोग बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे, कंप्लीटली कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। मैंने कहा कि लेंस का एक सरफेस है और कौन सा सरफेस है? कॉन्वेक्स सरफेस। चलिए मैंने नाम दे दिया इसका ए और इसका नाम दे दिया बी। ये मीडियम जिस मीडियम में रखा गया है म्यू1 है और यह लेंस का जो सरफेस है इसके जो मीडियम का मैंने नाम दिया इसका नाम मैंने दे दिया म्यू2। क्लियर है? दो मीडियम के द्वारा मैंने सपोज किया कि ये प्रिंसिपल एक्सिस है और प्रिंसिपल एक्सिस को नाम मैंने पी से दिया। मैंने कहा यहाँ कोई पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट आपका ओ रखा गया। क्लियर है? ओ पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट से पहली रे जो चलेगी वह सरफेस पर पड़ेगी, लेंस का इंसिडेंट होगी और इंसिडेंट होने के बाद यह रिफ्रैक्ट करेगी कुछ इस प्रकार से। ठीक है? रिफ्रैक्शन के लिए कम से कम हमें कितना, तो इमेज फॉर्मेशन के लिए दो रे डायग्राम चाहिए। एक रे डायग्राम में पैरेलक्स या प्रिंसिपल एक्सिस पर ही कोइंसाइड करा के मैंने गिराया जो बिना डिविएट किए हुए चली जाती है। यहां से मैंने नॉर्मल भी ड्रॉ कर लिया, ये मेरा नॉर्मल रहा, ये आपका सी रहा। अब दो रे जब रिफ्रैक्ट करेगी तो रिफ्रैक्टेड रे जहां पे कट करेगी वहीं पे आपका इमेज बनेगा। ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर है? ये आपका इमेज हो गया। डन है? क्लियर? ये आपका पोल रहा। आप जानते हैं कि एक्चुअल में सरफेस इतना ज्यादा कर्व भी नहीं होता है, बट थोड़ा सा फिगर को समझने के लिए, ज्योमेट्री को समझने के लिए यहाँ पे थोड़ा ज्यादा कर्व बनाया जाता है ताकि आपको ज्योमेट्री क्लियर वे में समझ में आ सके। ठीक है? आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर को डेवलप करने के लिए मैंने कहा ये कोई पोर्शन एल है और मैंने यहाँ पर नॉर्मल एन से नाम दे दिया या चलो इसको एम नाम दे देते हैं। नॉर्मल नाम मैंने इसे दे दिया। आप जानते हो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के लिए जो एंगल बनता है ये एंगल आपका आई हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये आपका रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगा ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। क्लियर? इतनी बात है। अब जरा ध्यान से समझोगे, एंगल इमेज के लिए जो बनाया जाता है इसे हम लोग बीटा नाम से इंडिकेट करते हैं। ये पिछले क्लास में आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है। और सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए जो एंगल हम लोग इंडिकेट करते हैं इसे हम लोग गामा बोलते हैं और ऑब्जेक्ट के लिए जो बोलते हैं इसे हम लोग अल्फा बोलते हैं। बस अपने कॉन्सेप्ट को मेमोराइज करने के लिए मैं यहाँ पे आपको चीजें बता दूं कि लाइट का डायरेक्शन देखना है कि लाइट या रे किधर से किधर जा रहा है। जिस मीडियम में लाइट जाता है उसे हम लोग ऊपर रखते हैं और जिस मीडियम से जाता है उसे नीचे रखते हैं। और इसके लिए हम लोग क्या लगाएंगे? स्नेल्स लॉ लगाएंगे। साइन आई एंड साइन क्या लगाएंगे? आर लगाएंगे। साइन आई बाई साइन आर
इज इक्वल्स टू म्यू टू वाई क्या होगा, म्यू वन होगा। पहला कॉन्सेप्ट ये भी ऑलरेडी आपको बताया जा चुका है, फर्स्ट कॉन्सेप्ट। सेकंड कॉन्सेप्ट की अगर बात करते हैं तो सेकंड कॉन्सेप्ट में आपको ध्यान में रखना है कि एंगल आई एंड एंगल आर जो होता है वो बहुत छोटा होता है। आई एंड आर वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, काफी छोटा होता है। और जब काफी छोटा होगा तो आप इसे क्या नाम दोगे, साइन आई को आप चाहें तो नियरेस्ट इक्वल टू आप लिख सकते हो आई, और साइन आर को आप चाहो तो नियरेस्ट इक्वल टू आप लिख सकते हो क्या चीज, आर। डन है, इतनी बातें क्लियर हो रही है। अब जब इतनी बातें क्लियर हो रही है थोड़ी सी बातें और समझिएगा। यहाँ मैं दूसरी बातें और क्या कहूँ, अल्फा बीटा एंड गामा, ये कॉन्सेप्ट साइड में लिख रहा हूँ ताकि आपको बेहतर डेवलप माइंड को किया जा सके, बेहतर विकसित किया जा सके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। ये बहुत छोटे होते हैं, आर वेरी वेरी स्मॉल, आर वेरी वेरी स्मॉल, काफी छोटे होते हैं, ठीक है। और जब काफी छोटे होंगे तो हम इसे लिखने के लिए रेडियन वर्ड्स को इंट्रोड्यूस करेंगे, और रेडियन को डिफाइन करने के लिए हम लोग tan का प्रयोग करते हैं, यानी अल्फा के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, tan अल्फा, जैसा कि मैं पिछले क्लास में आपको बता चुका हूँ। बीटा के लिए हम लोग लिखेंगे tan बीटा, और गामा के लिए हम लोग प्रयोग करेंगे tan गामा। क्लियर है, कोई दिक्कत? एक तीसरी कॉन्सेप्ट भी आप याद रखोगे जिसे आप साइन कन्वेंशन के रूप में जानते हो, साइन कन्वेंशन। और साइन कन्वेंशन के रूप में जो आपने पढ़ा है वो आपने ये पढ़ा है कि लाइट जिस ओर से जाती है उधर वाले सारे डिस्टेंस को नेगेटिव लेते हैं। यानी आप कह सकते हो कि अगर मैं एम ओ की बात करूं तो नियरेस्ट इक्वल टू मैं पी ओ लिखूंगा, क्यों, चूंकि अपर्चर ऑफ मिरर, अपर्चर ऑफ सरफेस जो है वो काफी छोटा है। एम कोइंसाइड हो जाएगा किस पर, पी पर। मैं यहाँ पर साइड में लिख भी दे रहा हूँ कि एम कोइंसाइड होगा किस पे, पी पे। और जब एम कोइंसाइड होगा पी पे तो ये डिस्टेंस को आप क्या लिखोगे, इतना इज इक्वल्स टू माइनस यू लिखोगे। फिर देखो एम सी को मैं अगेन लिखूंगा कि एम सी नियरेस्ट इक्वल टू आप पी सी लिखोगे और इक्वल्स टू आर लिखोगे, क्यों, राइट साइड का डिस्टेंस है, ठीक है। लाइट का डायरेक्शन इस ओर है, टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ लाइट वी टेक एन पॉजिटिव एंड फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ लाइट वी टेक नेगेटिव, ठीक है। ये ध्यान रखना है, ये आर हो। अब देखो एम से आई का अगर डिस्टेंस आप लेना चाहते हो, जिसे आप इमेज डिस्टेंस कहते हो, तो आप इसे पी आई भी लिख सकते हो और इक्वल्स टू आप लिखोगे वाला भी। ये तीन कॉन्सेप्ट अगर आपके दिमाग में आ चुका है तो अब चलिए, अब हम लोग इन तीन कॉन्सेप्ट के बेसिस पर इस पूरे कॉन्सेप्ट को स्मूथली सॉल्व करते हैं। अब थोड़ी सी ज्योमेट्री समझो, बाय ज्योमेट्री अगर मैं थोड़ी सी बात करूं बाय ज्योमेट्री की, तो आप इजीली आप मुझे ज्योमेट्री से बताओगे क्या होगा। देखो यहाँ एल है, ओ है और कौन सा है, सी है। एक ट्रायंगल बन रहा है, यानी इन ट्रायंगल हम किससे बात करेंगे, एल ओ सी की बात करेंगे। और एल ओ सी की जब बात करते हैं तो एल ओ सी में आप क्या देख रहे हो, इंटरनल एंगल अल्फा और गामा हमें दिख रहा है, एक्सटर्नल एंगल आई दिख रहा है। तो आपने पढ़ा है कि एक्सटर्नल एंगल इज इक्वल्स टू होता है सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। किसी भी ट्रायंगल्स में एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल्स टू होता है सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो और देखो मैं यहाँ लिखूं अल्फा प्लस गामा इक्वल्स टू आई, मैं लिख सकता हूँ एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल्स टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। कोई दिक्कत तो नहीं। फर्दर मैं यहां लिख सकता हूं, फर्दर आपके पास एक ट्रायंगल और बन रहा है, बोलो कौन सा ट्रायंगल है, तो आप बोलोगे सर जी ट्रायंगल है एल आई और कौन सा, सी। अगर मैं ट्रायंगल एल आई सी की बात करूं, ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, एल आई सी की बात मैं कर रहा हूं। दिख रहा है यहाँ तक, कोई परेशानी तो नहीं है, दिख रहा है बिल्कुल, ठीक है, क्लियर व्यू है। अगर मैं एल आई सी की बात कर रहा हूं तो अब जरा बतलाओगे इंटरनल एंगल
इक्वल्स टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर और क्या बोलेंगे, एंगल्स बोलेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहां तक जब बातें क्लियर हो चुकी है तो हम लोग आइए थोड़ी सी बातें और करते हैं, लगाते हैं कॉन्सेप्ट किसका, स्नेल्स लॉ का। तो आ जाओ लगा दें, फ्रॉम स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या कहता है, तो आप देखोगे स्नेल्स लॉ आपके लिए बड़ा सिंपल और सामान्य समय में आप बात करोगे। आई किसके साथ, साइन के साथ, यानी साइन आई बाई क्या लिखोगे, साइन आर इज इक्वल्स टू क्या लिखोगे, लाइट कहां से कहां पास कर रहा है, तो आपको अभी मैंने बताया लाइट म्यू1 से किसमें जा रहा है, म्यू2 में जा रहा है। तो जिसमें जाता है उसको ऊपर और जिससे जाता है उसको नीचे। ठीक है, बिल्कुल। अब बोलो, मैं यहां लिख सकता हूं हियर आई एंड आर वेरी स्मॉल। ऐसे मैं पीछे यहां कॉन्सेप्ट बता चुका हूं, आपको काफी समझ में आ रहा होगा। आर वेरी स्मॉल जब काफी छोटे हैं तो आप लिख सकते हो कि साइन आई नियरेस्ट इक्वल टू आई एंड साइन आर नियरेस्ट इक्वल टू आर। कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए सर जी, यहां तक बातें क्लियर है। यानी मैं लिखूं इसको आई बाई आर इज इक्वल्स टू म्यू टू वाई क्या चीज, म्यू1। अब आप खुद बताओ, मैं आई की जगह पर क्या लिख सकता हूं, बोलो, अल्फा प्लस गामा, अल्फा प्लस गामा, और आर की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, बोलो, आर प्लस बीटा। दैट मींस आर इज इक्वल्स टू गामा माइनस बीटा। क्या हो जाएगा, गामा माइनस बीटा। आर निकाल लो, गामा माइनस बीटा। ठीक है, डन। अब अभी मैंने बताया कि अल्फा को आप क्या लिख सकते हो, tan अल्फा। कॉन्सेप्ट आपके पास ऑलरेडी है, बिकॉज इट इज मेजर्ड इन रेडियन। और रेडियन को मेजर कैसे करते हैं, आर्क लेंथ बाई रेडियस, आर्क लेंथ बाई रेडियस। अब आर्क लेंथ आपके पास ये है तो इसका आर्क लेंथ ये हो जाएगा, दिस इज द परपेंडिकुलर एंड रेडियस। आप जिस पॉइंट के लिए बात करते हो, अगर मान लो कि OM के लिए बात करते हो तो रेडियस इज द OM, अगर आप MC के लिए बात करते हो तो रेडियस इज द MC, एंड अगर आप MI के लिए बात करते हो तो रेडियस इज द MI। डन है। तो यानी परपेंडिकुलर बाई बेस हो जा रहा है। इनडायरेक्टली आप क्या बोलोगे, परपेंडिकुलर बाई बेस। और जैसे ही परपेंडिकुलर बाई बेस हो गया तो परपेंडिकुलर बाई बेस को लोग क्या बोलते हैं, टैंजेंट बोलते हैं, दैट मींस टैन थीटा। आप इसको चाहो तो लिख सकते हो म्यू2 बाई म्यू1, और यहां पे आप प्रयोग कर सकते हैं टैन अल्फा प्लस टैन गामा बाई आपके पास आ गया टैन गामा माइनस टैन बीटा इक्वल्स टू म्यू2 बाई म्यू1। क्लियर। अगर इसको हम लोग क्रॉस करके मल्टीप्लाई कर लेते हैं और लिखेंगे म्यू1 टैन अल्फा प्लस म्यू1 टैन गामा इक्वल्स टू आपके पास क्या हो गया, बोलोगे, म्यू2 टैन गामा माइनस म्यू2 टैन बीटा। कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक है, इतनी बात है। अब चलो अगेन म्यू1 के लिए आप म्यू1 को चाहे तो कॉमन भी रख सकते हैं। टैन अल्फा के लिए बोलो क्या लिखोगे, टैन अल्फा लिखना है, हम लिख सकते हैं LM, और LM के जगह पर हम बोल सकते हैं, बोलो, LM। LM को आप LM लिख लो, ठीक है। और बोलो क्या लिखेंगे, MO की जगह पर हम चाहे तो PO का प्रयोग करेंगे, और PO के जगह पर भी आप चाहते तो डायरेक्ट -Q लिख सकते हो। क्या, चलो एक स्टेप में और बढ़ा दे रहा हूं। बोलो टैन गामा के लिए फिर से मैं क्या लिखूंगा, LM, और Y बोलो क्या लिखेंगे, MC की जगह पर मैं क्या लिखूंगा, PC। चलो कोई दिक्कत सर जी नहीं है। ठीक है, म्यू2 को आप क्या लिखोगे, म्यू2 यहां ले रखोगे, टैन गामा LM और Y अभी आपने देखा PC। टैन बीटा लिखो, टैन बीटा के लिए बोलो क्या लिखेंगे, टैन बीटा को लिखना है तो LM और Y MI, LM और Y MI की जगह पर आप लिख सकते हो PI। कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। समझ गया सर। अगर LM को मैं सभी से कॉमन ले लूं तो इसको मैं काट सकता हूं। ठीक है, अब बोलो PO की जगह पर आप क्या लिखोगे, तो म्यू1 PO की जगह पर बोलो PO माइनस Q है, कोई दिक्कत, प्लस साइन है प्लस छोड़ दो, म्यू1 PC बराबर बोलो क्या हो गया, तो यहाँ क्या है, R है, यानी म्यू1 बाई R हो गया इज इक्वल्स टू, अब जरा ध्यान से समझोगे, फिर बोलो म्यू2
साइन माइनस का है, माइनस लिखो बहादुर, फिर बोलो म्यू टू बाई पी आई, म्यू टू और बाई पी आई, पी आई की जगह देखो कितना है, वी है। राइट साइड डिस्टेंस है सर, पहले इसलिए कॉन्सेप्ट पहले लिखा था ताकि आपको इजीली समझ में आ सके। अब तुम यहाँ ध्यान दोगे, अगर मैं इस टर्म को इधर ले जाऊं, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर वाले टर्म को एक जगह और इमेज और ऑब्जेक्ट वाले को एक जगह अरेंज कर लो, यानी म्यू वन माइनस म्यू, माइनस में इधर आने पर प्लस में हो जाएगा, म्यू टू बाई वी इज इक्वल्स टू म्यू टू बाई आर माइनस म्यू वन बाई आर। रिजल्ट बताओगे मेरे दोस्त? सर जी मैं प्लस वाले को पहले लिखूं, माइनस वाले को बाद में, इज इक्वल्स टू म्यू टू माइनस म्यू वन और बाई आर। अब इसमें तुम चाहो तो एक केस बना सकते हो। केस क्या होगा कि अगर मैं कहूं कि म्यू वन मेरा एयर है, तो एयर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, मैं यहाँ पर एक केस बनाकर भी लिख सकता हूँ, और मैं ये कह सकता हूँ कि म्यू वन इज इक्वल्स टू मैंने कहा एयर, और इसके लिए होता है कितना 1, और म्यू टू को मैंने कहा म्यू। देन अब आप फॉर्मूला बता सकते हो, म्यू टू के लिए आप म्यू लिख लो, म्यू बाई भी माइनस म्यू वन के जब आप प्रयोग करेंगे 1 और बाई यहाँ आपका क्या है यू है, यू इज इक्वल्स टू, यहाँ बोलो म्यू टू के लिए मैं म्यू वर्ड्स का प्रयोग कर रहा हूँ माइनस 1 और बाई क्या लिखोगे बालक, तो आप लिखोगे बेटा आर। क्लियर है? कोई दिक्कत? तो ये केस बनाकर ये फॉर्मूला भी लिखा जा सकता है। तो ये हमारा कौन सा फॉर्मूला मिला? इंप्लाइज बिना नहीं छोड़ोगे, क्योंकि बोर्ड आपका इन सारी बातों पर बहुत ज्यादा मार्किंग करता है, ठीक है, और आपके बेहतर नॉलेज के लिए चाहिए भी इंप्लाइज या और कहीं भी मिस्टेक से भी ना छूटे, ठीक है। तो ये काफी स्मूथली आपको प्रूफ हो गया। हम उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत बारीकी से समझ में आया होगा, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। बड़े आसान से शब्दों में मैंने बहुत इजी तरीके से समझाने का प्रयास किया, ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए ठीक, तो ये क्लास आज के लिए यहीं तक मैं छोड़ता हूँ।